जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान से हम स्टार्ट किए हैं, भाग 1 से स्टार्ट किए हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 1 में क्या है। इस पर हम जानेंगे, संघ की परिभाषा भी जानने का प्रयास करेंगे। जब तक आप संघ की परिभाषा नहीं जानेगा फिर भी समझ में नहीं आएगा भारत एक संघ है या कैसे है, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले अनुच्छेद में। तो चलिए, पहला अनुच्छेद है 1 नंबर। पहला अनुच्छेद में संविधान में क्या लिखा गया इस पर हम जानेंगे। तो पहला अनुच्छेद में लिखा, इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया या भारत राज्यों का संघ। इंडिया या भारत राज्यों का संघ। हाल ही में आप देखे होइएगा कि इंडिया या भारत शब्द को लेकर के विवाद हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा पिछले कुछ पहले भी था ये मुद्दा। तो अभी इंडिया या भारत रहेगा, भारत शब्द रहेगा, यानी देश का नाम इंडिया रहेगा या भारत रहेगा। तो संविधान में लिखा गया है इंडिया डेट इज भारत, यानी इंडिया या भारत। तो कहने का मतलब इसमें संशोधन अगर किया जाएगा तो पहले भारत किया जाएगा या इंडिया किया जाएगा या इंडिया को हटा दिया जाएगा। इसी मुद्दा को लेकर हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले चर्चा का विषय बना हुआ था, तो समझ में आ गया होगा। तो पहले अनुच्छेद में लिखा है इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, या इंडिया या भारत राज्यों का संघ। तो इसमें क्या रखा जाएगा तो खैर कानून बनाया जाएगा, उस समय की बात है। लेकिन ये मुद्दा हमेशा हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 2023 में गर्म था, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था। कितना G20 की मीटिंग में भी देखे होइएगा आप लोग कि इंडिया शब्द का यूज नहीं करके भारत शब्द का यूज किया गया था। तो चलिए, वो तो बात की बात है। चलिए, इंडिया या भारत शब्द संविधान में 18 सितंबर 1949 को शामिल किया गया। इंडिया या भारत, इस पर बहुत सारे गहन अध्ययन करने के बाद इसको शामिल किया गया। भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए या हिंदुस्तान रखा जाए, तो इस दोनों बात पर ज्यादा जिक्र हो रहा था। तो इंडिया या भारत, यानी इंडिया डेट इज भारत का प्रयोग किया गया इस तरीका से। ठीक है। अब आ गया इसमें संघ। इसमें आप आ गया राज्यों का संघ है, तो हम संघ के बारे में चर्चा करेंगे। संघ, यह है संघ। तो ये भारत एक संघ है। तो चलिए, भारत एक संघ है तो संघ की परिभाषा जानेंगे। तो संघ के मतलब होता है संघ शक्ति विभाजन के आधार पर, शक्ति विभाजन के आधार पर राज्य से थोड़ा थोड़ा शक्ति लेकर संघ का निर्माण होता है। शक्ति विभाजन के आधार पर राज्य से थोड़ा थोड़ा शक्ति लेकर के संघ का निर्माण होता है। और इस संघ में, यूनियन वाला संघ में जो शामिल हो जाता है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है, एक राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता है। समझे? जैसे कि भारत इसलिए संघ है, भारत और कनाडा इस संघ का उदाहरण है, यानी यूनियन का उदाहरण है। यूनियन का भारत और कनाडा से कोई भी छोटे राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी राज्य मिलकर संघ को शक्ति प्रदान करता है और इससे जो जुड़ जाता है उससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, शक्ति विभाजन के आधार पर। ठीक, एक और संघ है, ये भी संघ है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फेडरेशन। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है इसका समझने तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है इस संघ में, ये अमेरिका फेडरेशन है, अमेरिका फेडरेशन वाला संघ है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य संधि के माध्यम से, संधि के तहत एक देश का निर्माण करता है, तो उसे हम संघ कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे राज्य एक संधि के तहत देश का निर्माण करता है, उसे हम संघ कहते हैं। इस अमेरिका इसी का उदाहरण है। तो इस अमेरिका में से राज्य टूटकर अलग हो सकता है, लेकिन भारत में से राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। भारत एक संघ है यूनियन वाला, इससे टूटकर अलग होना संभव नहीं है, जबकि अमेरिका से टूटकर अलग हो सकता है। जो भी फेडरेशन वाला देश है उस सब से टूटकर अलग हो सकता है। ठीक है, कन्फेडरेशन का मतलब है परिसंघ। परिसंघ का भी मीनिंग आप जानने का प्रयास करिए। परिसंघ का मतलब कोई भी देश या राष्ट्र एक संधि के माध्यम से, यह है राज्य वाला, यह भी कोई देश या राष्ट्र एक संधि के माध्यम से परिसंघ का निर्माण करता है। यह कोई राज्य संघ का निर्माण करता है, छोटे छोटे राज्य मिलकर, इसमें देश या राष्ट्र मिलकर परिसंघ का निर्माण करता है। इससे भी टूट करके अलग हो सकता है। परिसंघ से भी राष्ट्र टूटकर अलग अलग हो सकता है, देश टूटकर अलग अलग अपना चाहे तो बना सकता है। तो ये बेल्जियम इसी का उदाहरण है। तो संघ, ये भी संघ है, यूनियन वाला संघ है, ये भी संघ है, फेडरेशन वाला संघ है। आपको समझ में आया होगा। कन्फेडरेशन वाला संघ, परिसंघ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब जब इसका चर्चा हुआ है तो अनुच्छेद 1 में, इसमें भारत में कितने राज्य है, तो भारत में 28 राज्य है। इसमें आया है ना
इंडिया या भारत राज्यों का संघ। तो सभी राज्य मिलकर ना एक संघ का निर्माण करते हैं। शक्ति विभाजन के आधार पर सभी राज्य मिलकर और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिससे टूटकर अलग होना संभव नहीं है। इस संघ यूनियन वाला संघ में से ये दोनों में से संभव है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी समझ में आ गया होगा आपका। तो भारत में अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अर्जित क्षेत्र मतलब कि अगर किसी विदेशी क्षेत्र को कब्जा करे तो, या किसी संधि के माध्यम से अगर वो देश में मिलना चाहते हैं, तो ऐसे अगर मिलना चाहता है तो उसको विलय करेंगे, तो वो सब भारत इसी में आएगा, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दूसरा का अनुच्छेद में हम जानेंगे। अनुच्छेद 2 में आते हैं। एक अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया होगा, संघ और फेडरेशन वाला भी समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? संघ के यानी यूनियन वाला, ठीक है, संघ के नए राज्यों का परिवेश, संघ में नए राज्यों का परिवेश। तो अर्जित क्षेत्र का माध्यम से हम कहेंगे, अगर संघ में कह रहा है, अनुच्छेद 2 कह रहा है संघ में नए राज्यों का परिवेश। एक में तो नाम के चर्चा दिया गया है और कितने हैं भारत में वो, तो दूसरा में है भारत के संघ में नए राज्यों का परिवेश। भारत के संघ में नए राज्यों का परिवेश यानी किसी दूसरे विदेशी क्षेत्र को, किसी दूसरे विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत मिलता है। अगर अनुच्छेद 2 के तहत मिलता है तो संसद मिलाने का अधिकार रखता है, जिस बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। इसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 368 के बाहर के अनुच्छेद 2 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में अगर किसी विदेशी राज्य को हम मिलाते हैं, अनुच्छेद 2 के तहत एक काम हुआ है भारत में, एक काम हुआ है 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम, जो कि भारत का क्षेत्र नहीं था, सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत 35वां संविधान संशोधन करके सहराज्य पहले बनाया गया। पहले सहराज्य बनाया गया। सहराज्य के मतलब, आइए आप लोग देखिए, इंडिया में रहिए, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप पूर्ण राज्य बन सकते हैं। तो रहने के बाद अच्छा लगना ही है। इंडिया ऐसा देश है कि कोई भी विदेशी आदमी को अच्छा लगता ही है, चाहे किसी को। तो इसके बाद पूरा 36वां संविधान संशोधन कर दिया गया 1975 में, और सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, पहले सहराज था। तो और सिक्किम को इस तरीका से भारत में विलय कर लिया गया, जैसे कि चीनी को और पानी में मिला दीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा, उसको अलग करना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। हालांकि हम लोग बचपन में थे तो हम लोग को उतना भी सिक्किम जानते थे कि अपना ही क्षेत्र, सब दिन से अपना ही जानते आए हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार ही तो बाद में विलय किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लिए, और इसमें कह रहा है अनुच्छेद 3 में कि नए राज्यों का निर्माण, तो समझ लीजिए, पहला में दूसरा में है कि किसी विदेशी क्षेत्र को मिला सकते हैं, दूसरा में है अनुच्छेद 3 में है अगर भारत में कोई भी राज्य है, भारत के जितने भी राज्य 28 राज्य है, तो उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या उसको तोड़कर 2 राज्य का दर्जा दे सकते हैं, बना सकते हैं। ये सब संसद करेगा। ठीक है ना, ये सब करने का अधिकार संसद को है। अगर जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, यह अनुच्छेद 3 के तहत अलग हुआ, और इसका नाम में परिवर्तन हुआ, तो अभी अनुच्छेद 3 के तहत ही परिवर्तन हो सकता है। तो दूसरा में परिवेश, तीसरा में तोड़फोड़ करना है, अंदर तोड़फोड़ करना है, बाहर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया। तो ऐसे जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया, ऐसे अनेकों राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तो एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिएगा, बहुत सारे राज्य हैं। हमेशा तोड़फोड़ होता ही रहता है, क्योंकि पहले इतना राज्य नहीं था, धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हुआ है। तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके वृद्धि हुआ। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाएगा। साधारण बहुमत से अगर संशोधन किया जाएगा तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया हुआ है, तो संविधान इस 368 के तहत नहीं किया जाएगा। अगर 368 के तहत करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति, दस्तखत, सिग्नेचर आवश्यक है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। 2 और 3 में संसद को भी काम करता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। चलिए 2 केस हम पढ़ते हैं। केस है, देखिए बेरुवारीवाद है जो 1960 है। बेरुवारीवाद 1960 एक संधि हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में, जो कुछ यहाँ से जमीन उसको देना था, कुछ भूमि विवाद से संबंधित था तो उसको देना था। 1958 में संधि हुआ था जो देना था पाकिस्तान को थोड़ा सा, ठीक है, देना था। तो ये मामला चल गया 1960 में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये मामला चल गया 60 में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय यह दिया कि आप
आप जैसे कि भारत के किसी भी क्षेत्र को अगर किसी विदेशी देश को देना चाहते हैं, किसी विदेशी राष्ट्र को देना चाहते हैं, भारतीय क्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को देना चाहते हैं, तो बिना संविधान संशोधन के माध्यम से आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर वहां से किए हैं तो राष्ट्रपति का आवश्यक नहीं है, यहाँ पर बिना संविधान संशोधन के माध्यम से आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया, 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया, और बिना संशोधन के तहत जमीन आप नहीं दे सकते। बेरवादी एक जगह का नाम है, तो यही 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, यह जगह फिर पाकिस्तान को समर्पित किया गया, दिया गया। ठीक है, ये फिर 2015 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ, और 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत को कुछ भूमि जो बांग्लादेश से विवादित था इसको सुलझाया गया और समर्पित किया, मामला के सुलझाया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश से जो 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित था, तो आपको समझ में आ गया है। तो मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।